सोनल समझ ही नहीं पाई सिद्धार्थ क्या कहना चाहता है। उसने अब अपने सामने रोड की तरफ कॉन्सेंट्रेट करते हुए कहा, सिद्धार्थ हम वहाँ किसी और दिन भी तो जा सकते हैं ना। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें कैसे कहूँ। हाँ मुझे ये सब पसंद था, मैं जब वहाँ गई थी तो एक बार फिर से मैं वही सब चीजें करना चाहती थी जो बचपन में किया करती थी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। सिद्धार्थ उसकी बात सुनकर पूरा कंफ्यूज हो गया था। आखिर सोनल कहना क्या चाहती है? इट्स जस्ट प्लेइंग मेरे को अराउंड, राइट? इसमें डरने वाली कौन सी बात है? उसे चुप देखकर सोनल आगे बोली, जब मैं छोटी थी तो उस अम्यूजमेंट पार्क में अपने माँ पापा के साथ आया करती थी। वहाँ मैं हमेशा मेरे को राउंड पर ही प्ले करती थी। माँ पापा भी मेरे साथ खूब एंजॉय करते थे, मेरे खूब सारी पिक्चर्स भी लेते थे। मेरे 9th बर्थडे पर भी उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे यहाँ लेकर आएंगे, लेकिन उन्हें किसी काम से बाहर जाना पड़ा और फिर वो कभी लौटकर मेरे पास नहीं आए। कहते हुए सोनल चुप हो गई। वो बहुत सैड फील कर रही थी, लेकिन सिद्धार्थ के सामने अपनी फीलिंग्स बताने के बाद आज उसे अपने दिल पर एक बड़ा बोझ हटता हुआ सा महसूस हो रहा था। ठीक वही तो था जो उसकी फीलिंग्स को इतनी अच्छी तरह से समझता था। साथ ही उसे इस बात का भी पूरा भरोसा था कि वो कभी भी उसकी फीलिंग्स का मजाक नहीं उड़ाएगा। तुम्हें पता है सिद्धार्थ, आज जब इतने सालों के बाद मैं वहाँ करण के साथ गई ना, तो मेरा बहुत मन हो रहा था कि मैं फिर से वही सब करूँ जो मैं बचपन में किया करती थी। लेकिन फिर मैं खुद से ही डरने लगी, इस बात से डरने लगी कि मुझे पिछली सारी बातें याद आने लगेंगी और इस बार मुझे संभालने के लिए मेरे साथ मेरे पेरेंट्स भी नहीं होंगे। कहते कहते सोनल की आवाज भारी हो गई थी। सिद्धार्थ कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। सोनल के दर्द को वो महसूस कर सकता था, लेकिन इसे दूर करने का कोई तरीका उसे समझ में नहीं आ रहा था। जब उसने सोनल की आंखों में आंसू देखे तो उसे ऐसा लगा जैसे खुद उसका दिल टूट गया हो। उसने अपना एक हाथ आगे बढ़ाते हुए सोनल का हाथ पकड़ लिया और स्माइल करते हुए बोला, तुम्हारे पेरेंट्स ना सही, लेकिन मैं तो हूं ना तुम्हारे पास। सिद्धार्थ की सिंपल सी बात में इतनी सारी फीलिंग्स छिपी हुई थी कि सोनल सब कुछ भूलकर हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। उसे चुप देखकर सिद्धार्थ ने आगे कहा, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ यहाँ एंजॉय करने के लिए मौजूद नहीं है सोनल, लेकिन मैं तो हूं ना। वो तुम्हारी तस्वीरें नहीं ले सकते, लेकिन मैं तो ले सकता हूँ। उनके साथ तुमने अपने बचपन में बेहद खूबसूरत पल जिए हैं सोनल, और इतनी खूबसूरत यादें भी बनाई हैं। अब वक्त है इन यादों को फिर से एक बार जीने का। हम दोनों मिलकर अपनी नई यादें बनाएंगे। सोनल तो सिद्धार्थ की बातों में इतना खो गई थी कि बाकी सब कुछ भूल गई थी। अभी कुछ देर पहले करण ने भी उससे ऐसा ही कुछ कहा था ना, तब उसे ऐसी कोई फीलिंग नहीं आई थी, लेकिन सिद्धार्थ के मुंह से ये बात सुनकर सोनल का दिल जोरों से धड़कने लगा था। सही तो कह रहा था सिद्धार्थ, उसके पेरेंट्स आज उसके साथ नहीं थे, लेकिन वो जहाँ कहीं भी थे ना, वहाँ से सोनल को देख सकते थे, और शायद उन्होंने ही अपनी प्यारी सी राजकुमारी के लिए इतना ज्यादा प्यार करने वाला राजकुमार भी भेज दिया था। सोनल को चुप देखकर सिद्धार्थ ने आगे कहा, देखो सोनल, मैं तुम्हारी बातों को समझ सकता हूँ और ये भी जानता हूँ कि सिर्फ कह देने भर से किसी के दिल का दर्द कम नहीं हो जाता, लेकिन सोनल हम हमेशा अपने पास में तो नहीं जी सकते ना। तुम्हें अपने अतीत से बाहर निकलकर देखना होगा। आगे और भी बेहद खूबसूरत यादें तुम्हारी जिंदगी में जुड़ने के लिए तैयार खड़ी हैं। तुम उन्हें अपने पास आने का एक मौका तो दो, और फिर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे दिल में जो अच्छी अच्छी यादें हैं उनमें मुझे भी थोड़ी सी जगह मिले। सोनल उसकी बातें सुनकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी। आंसू उसकी आंखों से बहकर निकलने को बेताब हो रहे थे, लेकिन उसने उन्हें रोक रखा था। सिद्धार्थ मैं, सोनल ने कुछ कहना चाहा, लेकिन उसके शब्द उसके गले में ही अटक रह गए थे। सोनल मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन प्लीज आज तुम मेरे साथ वहां चलोगी। अगर तुम्हें वहां अच्छा नहीं लगेगा या तुम साथ फील करोगी ना, तो आई प्रॉमिस मैं खुद वहां से वापस ले आऊंगा तुम्हें, ओके? सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ते हुए उसे कंफर्ट फील कराने की कोशिश करते हुए कहा। सोनल ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया, ओके। सिद्धार्थ के साथ तो वो कहीं भी जा सकती थी, क्योंकि सोनल को भी पूरा यकीन था कि सिद्धार्थ के साथ रहते हुए उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता था। सिद्धार्थ ने अपनी गाड़ी एक 5 स्टार रेस्टोरेंट के सामने रोक दी थी। वहां डिनर करने के दौरान सिद्धार्थ ने अपने फोन से किसी को मैसेज किया। वहां से निकलने से पहले उसने एक कॉल भी किया। दूसरी तरफ मौजूद शख्स ने क्या कहा ये तो सोनल सुन नहीं पाई, लेकिन सिद्धार्थ ने उसे ऑर्डर देते हुए कहा, जैसा मैंने कहा है चुपचाप वैसा ही करो, समझे? और मुझे कुछ नहीं सुनना। उसे लगा शायद वो अपने बिजनेस से रिलेटेड बातें कर रहा होगा, और उसने इस बात पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। सिद्धार्थ ने खुद ही आज सोनल को खाना सर्व किया और उसे कई बार खुद अपने हाथों से खाना भी खिलाया। जब सोनल ने अपना खाना खत्म कर लिया तो उसने भी जल्दबाजी में थोड़ा बहुत खाया और फिर सोनल को लेकर वहां से निकल गया। वहां से निकलते हुए शाम के करीब 6:30 बज चुके थे। कुछ देर की ड्राइविंग के बाद सोनल को एहसास हुआ कि गाड़ी घर जाने वाले रास्ते पर न जाकर किसी और की डायरेक्शन में जा रही थी। सिद्धार्थ हम कहाँ जा रहे हैं? उसने कंफ्यूज होते हुए पूछा। कहीं तो मुझे। इससे पहले कि सोनल की बात पूरी हो पाती सिद्धार्थ ने गाड़ी रोक दी। उसने एक बार सोनल की तरफ देखा जो अब तक कंफ्यूज होकर उसी की तरफ देख रही थी। उसने धीरे से झुकते हुए सोनल के गालों पर एक किस किया और बोला, लेट्स गो टू द अम्यूजमेंट पार्क, ओके? सोनल इस वक्त सिद्धार्थ के साथ अम्यूजमेंट पार्क के गेट पर खड़ी थी। वहां एक भी लाइट नहीं जल रही थी, इस वजह से अंदर काफी अंधेरा था। नॉर्मली पार्क रात के 9 बजे तक ओपन रहता था और यहाँ रात तक काफी भीड़ रहती थी, लेकिन इस वक्त यहाँ एक भी आदमी नजर नहीं आ रहा था। इतने अंधेरे में सोनल के अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। उसने सिद्धार्थ की तरफ मुड़ते हुए कहा, सिद्धार्थ लगता है इनका मेंटेनेंस का काम अभी भी खत्म नहीं हुआ है, तभी तो यहाँ इतना अंधेरा है, चलो वापस चलते हैं। मगर सिद्धार्थ ने तुरंत उसके होंठों पर अपनी एक उंगली रख दी। तुम्हारी मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बट सिद्धार्थ, सोनल ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसकी बात अधूरी रह गई। सिद्धार्थ ने उसके शोल्डर्स को पकड़ते हुए उसे एक बार फिर से अम्यूजमेंट पार्क के एंट्रेंस की तरफ घुमा दिया और मुस्कुराते हुए बोला, सामने देखो, आज यहाँ एक मैजिक होने वाला है। सोनल ने हैरानी से आंखें फाड़कर अंधेरे में देखने की कोशिश की। सिद्धार्थ ने अपना हाथ हवा में लहराया और एक साथ पार्क की सारी लाइट्स ऑन हो गई। सोनल ये देखकर एकदम से सरप्राइज रह गई थी। उसने तुरंत सिद्धार्थ की तरफ मुड़ते हुए कहा, सिद्धार्थ ये सब क्या हो रहा है? सिद्धार्थ ने हंसते हुए उसे वापस सामने देखने का इशारा किया और बोला, मेरी तरफ नहीं, उधर देखो। सोनल ने एक बार फिर से पार्क की तरफ नजर डाली। अंधेरे में वहां कुछ वर्ड्स चमकने लगे। सोनल ने उन्हें पढ़ने की कोशिश की। मिस सोनल मेहता, आपके बचपन में आपका स्वागत है। अब तक सोनल भी समझ गई थी कि ये सब सिद्धार्थ ने किया है, ताकि आज वो एक बार फिर से अपने बचपन को जी भरकर जी सके। उसे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि सिद्धार्थ ने इतनी जल्दी उसके लिए इतना सब कुछ अरेंज कर दिया था। खुशी के मारे उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे। सिद्धार्थ ने सोनल का हाथ पकड़ लिया और उसे लेकर धीमे कदमों से चलते हुए पार्क के अंदर जाने लगा। जैसे जैसे वो दोनों आगे बढ़ रहे थे, रास्ते के दोनों तरफ लगी हुई स्ट्रीट लाइट्स एक एक कर जल्दी जा रही थी। इसी के साथ ही एक एक कर सारे पेड़ों पर लगी हुई लाइट्स भी ऑन होने लगी थी। पार्क में मौजूद सारे पेड़ों को बहुत ही खूबसूरत कलरफुल लाइट से सजाया गया था। एक नजर में ऐसा लग रहा था जैसे वाकई आज आसमान के सारे सितारे जमीन पर उतर आए हों। सोनल एकदम खामोशी से सिद्धार्थ का हाथ पकड़ी ये सब नजारा देखती हुई आगे बढ़ रही थी। उसे तो ये सब कुछ किसी फेरी टेल के जैसा लग रहा था। सिद्धार्थ ऐसी जगहों पर ना के बराबर गया था, तो यहाँ की सारी चीजें खुद उसके लिए भी एकदम नहीं थी। थोड़ी देर तक चलते रहने के बाद वो दोनों सेक्शन में आ गए थे जहाँ मेरे को था। अब तक लगभग पूरा पार्क खूबसूरत लाइट्स के जलने से रोशन हो गया था। बस एक यही एरिया बाकी था जहाँ अब तक रोशनी नहीं हुई थी। सोनल अभी उस तरफ देख रही थी कि अचानक अंधेरे में से एक आदमी निकलकर उन दोनों के सामने आ गया। उसने एक स्माइल के साथ सोनल और सिद्धार्थ की तरफ देखा और बोला,
हेलो सर, हेलो मैम। सुमन उसके अचानक सामने आ जाने से सरप्राइज हो गई थी। वो बिना कुछ बोले बस चुपचाप उसकी तरफ देख रही थी। सिद्धार्थ ने भी एक स्माइल करते हुए उससे हैंडशेक किया और बोला, गुड जॉब। सर आप क्या बात कर रही हैं? कहीं ये तो मेरी खुशनसीबी है कि मैं आपके किसी काम आ सका। इतना कहते हुए उस आदमी ने सिद्धार्थ के हाथों में एक DSLR कैमरा रख दिया। सिद्धार्थ ने एक बार कैमरा की तरफ देखा और फिर वापस सुमन की तरफ मुड़ते हुए बोला, सो हियर इज द कैमरा। अब तुम्हें पिक्चर्स की भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो काम मॉम डैड तुम्हारे लिए क्या करते थे, आज वो मैं तुम्हारे लिए करूंगा। मॉम डैड? सिद्धार्थ ने ये बात इतनी नेचुरली कह दी थी कि सुमन एकदम से स्पीचलेस हो गई थी। ऑब्वियसली सुमन और सिद्धार्थ मैरिड कपल थे और इस लिहाज से सुमन के पेरेंट्स अब सिद्धार्थ के भी पेरेंट्स थे। लेकिन ये पहली बार था जब उसने सुमन के सामने उसके पेरेंट्स को अपनी मॉम और डैड की जगह दी थी। आज उसने सुमन को ये एहसास करा दिया था कि वो वाकई उसकी फैमिली का एक हिस्सा है। सुमन की आंखों में आंसू आने लगे थे। सिद्धार्थ ने स्माइल करते हुए एक बार सुमन की आंखों में देखा और बोला, क्या हुआ? जब तक तुम वहां जाओगी नहीं मैं तुम्हारी पिक्चर्स कैसे क्लिक करूंगा और तुम्हें बिल्कुल भी जाने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ हर पल तुम्हारे साथ हूँ। सुमन ने गहरी सांस लेते हुए अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और हाँ में अपना सिर हिलाते हुए बोली, ओके मैं जरूर जाऊंगी। कहते हुए सुमन मेरे ग्राउंड की तरफ बढ़ गई थी। हालांकि सिद्धार्थ ने पूरा का पूरा म्यूजियम पार्क ही आज रात के लिए बुक कर लिया था, लेकिन फिर भी इस वक्त वो दोनों यहाँ अकेले नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे इस पार्क में सिद्धार्थ के बहुत सारे आदमी मौजूद थे जो सिद्धार्थ के कहे अनुसार काम कर रहे थे। जैसे ही सुमन उस जगह तक पहुंची, सिद्धार्थ ने एक बार फिर से हवा में अपना हाथ हिलाया और मेरे ग्राउंड का वो पूरा सेक्शन रोशनी में नहा गया। ऑरेंज कलर की लाइट से सजा वो पूरा सेक्शन इस वक्त किसी डिज्नी की फेरी टेल्स के जैसा लग रहा था। सिद्धार्थ ने प्यार से सुमन के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, गो फॉर इट। सुमन धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाते हुए अलग अलग रंग की लकड़ी के हॉर्सेस को देखे जा रही थी। हर बढ़ते कदम के साथ उसके दिल में सिद्धार्थ के लिए प्यार और रिस्पेक्ट और बढ़ता जा रहा था। उसने अपने लिए एक सफेद रंग के हॉर्स को चुना। बचपन में भी वो हमेशा व्हाइट हॉर्स पर ही बैठा करती थी। सुमन ने एक बार प्यार से उसकी पीठ पर हाथ फेरा और उसके ऊपर चढ़कर बैठ गई। उसके बैठते ही वो गोल गोल घूमना शुरू हो गया। साथ में बेहद खूबसूरत सा लाइट म्यूजिक भी बजने लगा। जैसे जैसे उसकी रफ्तार तेज होने लगी वैसे वैसे सुमन की एक्साइटमेंट भी बढ़ने लगी थी। उसने एक बार खुश होकर पूरे पार्क पर नजर डाली जो हल्की ब्लू और व्हाइट कलर की चमकाती हुई लाइट से चमक रहा था। सुमन को ऐसा लग रहा था जैसे वो आज आसमान में सितारों के बीच मेरे ग्राउंड पर बैठी हुई है। सिद्धार्थ वहीं पर खड़ा मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। उसके बगल में खड़ी पार्क के मैनेजर ने कहा, सर आप चाहें तो मैम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे कैमरा दे दीजिए, मैं आप दोनों की पिक्चर्स ले लूंगा। सिद्धार्थ ने तुरंत नाम में अपनी गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया, नहीं मैं खुद कर लूंगा। कहकर सिद्धार्थ ने कैमरा उठाकर सुमन की तरफ फोकस किया और उसकी पिक्चर्स क्लिक करने लगा। मेरे ग्राउंड पर बैठने के बाद सुमन एक बार फिर से बिल्कुल बच्ची बन गई थी और उसे खुश देखकर सिद्धार्थ को सुमन से भी ज्यादा खुशी हो रही थी। सुमन अब तक उतनी ही इनोसेंट और स्वीट थी जितनी वो बचपन में हुआ करती थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी किताबों के साथ ही बिताई थी। कभी इस दुनिया को बाहर निकलकर उसने करीब से नहीं देखा था। इसी वजह से झूठ, फरेब और धोखा जैसी चीजें उसकी फितरत में शामिल नहीं थी। उसके अंदर आज भी एक छोटी सी बच्ची जिंदा थी जिसे सिद्धार्थ इस वक्त अपनी आंखों के सामने देख रहा था। सिद्धार्थ बस इतना चाहता था कि सुमन अपने अतीत को याद कर मुस्कुराना सीख ले और अपने प्रेजेंट और फ्यूचर के सपने उसके साथ मिलकर सजाए और शायद वो ऐसा करने में कामयाब भी हो गया था। सुमन लुक एट मी, सिद्धार्थ ने उसे आवाज लगाते हुए कहा। सुमन ने जैसे ही चौंकते हुए सिद्धार्थ की तरफ देखा, कैमरे में से क्लिकिंग साउंड आया और वो मोमेंट हमेशा हमेशा के लिए कैमरा में कैद हो गया। जितनी बार सुमन मेरे ग्राउंड के साथ घूमती हुई सिद्धार्थ के पास से गुजरती ना, उतनी बार वो सिद्धार्थ की तरफ जरूर देखती थी और वो भी हर बार उसे देखकर मुस्कुराते हुए अपना हाथ हिला देता था। उसने सुमन की कुछ और पिक्चर्स क्लिक की और फिर कैमरा वापस मैनेजर के हाथ में थमा दिया। अब आगे की पिक्चर्स तुम लेना, ओके? इतना कहते हुए सिद्धार्थ सुमन की तरफ बढ़ गया। वहां करीब पहुंचने के बाद उसे ऐसा लगा जैसे इस झूले की स्पीड बहुत ही कम है। मेरे ग्राउंड की चारों तरफ एक लोहे की रेलिंग बनी हुई थी। सिद्धार्थ ने एक ही छलांग में उसे पार कर लिया और सर्कल के अंदर आकर खड़ा हो गया। उसने गोल गोल घूमते हुए उस घोड़े को देखा और उसकी स्पीड को अपने माइंड में कैलकुलेट करते हुए उसने अपनी पोजीशन ले ली। जैसे ही वो व्हाइट हॉर्स घूमते हुए उसके करीब आया ना, सिद्धार्थ जंप करते हुए सीधा सुमन के पास जाकर बैठ गया। सुमन तो एकदम से शॉक हो गई थी। सिद्धार्थ ने अपने एक हाथ से उसके बाल बिगाड़ते हुए पूछा, तो अब कैसा लग रहा है? अब सुमन के फेस पर भी एक स्माइल आ गई थी। इट्स रियली ग्रेट, थैंक यू सो मच सिद्धार्थ कि तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया। सिद्धार्थ ने अपना एक हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए पूछा, मैं आई? सुमन को हल्की सी हंसी आ गई। उसने अपना हाथ सिद्धार्थ के हाथों में दे दिया और इसी के साथ वो व्हाइट हॉर्स जिस पर वो दोनों बैठे थे ना, अपनी पूरी स्पीड के साथ घूमने लगा। सुमन को ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा में उड़ रही है। उसने एक बार धीरे से पीछे मुड़ते हुए सिद्धार्थ की तरफ देखा और मन ही मन बोली, आपने देखा मॉम, आज आपकी कही बात सच हो गई है। मेरा राजकुमार आज सचमुच मेरे साथ खड़ा है। उसी जगह, उसी सफेद घोड़े पर सवार होकर वो मुझे लेने आया है जहां आप मुझे अकेला छोड़ गए थे। फेरी टेल्स हमेशा झूठी नहीं होती। कम से कम सुमन की जिंदगी में तो ऐसा नहीं हुआ था। सालों पहले जो ख्वाब उसकी मॉम ने उसके लिए देखा था वो आज सच हो गया था। कुछ देर तक साथ में टाइम स्पेंड करने के बाद वो दोनों मेरे ग्राउंड से बाहर आ गए। मैनेजर अभी वहीं खड़ा हम दोनों का वेट कर रहा था। सिद्धार्थ के आते ही वो बोला, सर मैं जितनी जल्दी हो सके सारी पिक्चर्स प्रोसेस करवाकर आपके पास भिजवा दूंगा। ओके, आपकी फोटोज कपूर इंडस्ट्रीज के ऑफिस में भिजवा दीजिएगा। अब आप जा सकते हैं। मैनेजर के जाते ही सिद्धार्थ ने सुमन की तरफ देखते हुए पूछा, अब और क्या प्ले करना है तुम्हें? कुछ भी नहीं, सुमन ने सिद्धार्थ की आंखों में देखते हुए जवाब दिया। क्या हम यहाँ कुछ देर साथ में वॉक कर सकते हैं? सुमन को वैसे भी मेरे ग्राउंड के अलावा किसी और फैसिलिटी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन सिद्धार्थ ने आज की शाम को इतना स्पेशल और यादगार बना दिया था ना कि वो अभी इतनी जल्दी घर नहीं जाना चाहती थी। ओके, एज यू विश, सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर वो दोनों खामोशी से वहीं पार्क में एक दूसरे के कदम से कदम मिलाते हुए वॉक करने लगे। सुबह से भले ही वो दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहे थे, लेकिन आंखों ही आंखों में उन दोनों ने न जाने कितनी सारी बातें कितनी देर में एक दूसरे से कहती थी। जिन रास्तों से होकर वो दोनों इस वक्त गुजर रहे थे उसके दोनों तरफ खूबसूरत लाइट्स चमका रही थी। रास्ते के दोनों तरफ लगे हुए फ्लावर पॉट्स वहां एक अलग ही खुशबू बिखेर रहे थे। सुमन को ऐसा लग रहा था कि ये रास्ता कभी खत्म ही ना हो और वो सारी जिंदगी बस ऐसे ही सिद्धार्थ के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती रहे। इसी तरह उन दोनों को साथ में टहलते हुए करीब आधा घंटा बीत गया था। चलते चलते वो दोनों फेरिस व्हील वाले सेक्शन में आ गए थे। तुम्हें इस पर जाना है? सिद्धार्थ ने फेरिस व्हील की तरफ इशारा करते हुए पूछा। सुमन उसके ऑफर को ठुकरा कैसे सकती थी? उसने भी तुरंत हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। ओके वेट अ मिनट, इतना कहते हुए उसने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल कर दिया। किसी को यहाँ मेरे पास भेजो। उसने फोन पर ऑर्डर दिया और फिर कॉल डिस्कनेक्ट करके फोन वापस अपनी जेब में रख लिया। दरअसल फेरिस व्हील को कैरेज के अंदर बैठने के बाद खुद से बंद करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए वहां किसी का होना जरूरी था जो उसे बाहर से बंद कर सके। सिद्धार्थ के कॉल करने के 5 मिनट बाद ही वहां एक इलेक्ट्रॉनिक साइट सिंह कार आकर रुकी और उसमें से रोहित निकलकर बाहर आ गया। उसने आते ही अपना हाथ हिलाकर सुमन को हाय बोला और सिद्धार्थ के सामने जाकर खड़ा हो गया। सुमन को ये देखकर थोड़ा बुरा भी लग रहा था कि उसकी वजह से आज रोहित को इतनी रात तक काम करना पड़ रहा था। सिद्धार्थ भी ना, बेकार में इन्होंने आपको इतनी रात को यहाँ कॉल करके बुला लिया। मुझे पहले पता होता तो मैं इस वक्त यहाँ आती नहीं। सुमन ने थोड़े अफसोस के साथ कहा, अरे नहीं भाभी जी, ये क्या कह रही हैं आप?
सर मुझे कोई काम करने के लिए कहीं और मैं ना करूं, ऐसा कभी हो सकता है क्या? उनके लिए तो मैं आधी रात को भी पैदल चलकर कहीं भी पहुंच सकता हूं, और आप मेरी फिक्र मत कीजिए। अरे मैं तो दोपहर से ही यहाँ पर हूं। जब आप आज फर्स्ट टाइम आई थी ना, तब भी मैं यहीं पर था। बेध्यानी में रोहित के मुंह से सब सच निकल गया। सोनल उसकी बात सुनकर एकदम से चौंक गई। उसने एक बार सिद्धार्थ की तरफ देखा और फिर वापस रोहित की तरफ मुड़कर हैरानी से पूछा, दोपहर में? अब तक रोहित को भी एहसास हो चुका था कि उसने गलती से एकदम डेंजरस वाली मिस्टेक कर दी है। ये उसकी 2 गज लंबी जुबान एक दिन उसकी जान लेकर रहेगी। घबराहट में उसने लड़खड़ाती आवाज में बात को संभालने की कोशिश करते हुए कहा, भाभी जी जैसा आप समझ रही हैं वैसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। फिर भी अगर आपने कुछ सुना है तो प्लीज उसे इग्नोर कर दीजिए। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। फिर भी अगर आपने कुछ सुना है तो प्लीज उसे इग्नोर कर दीजिए। लेकिन इतना कहने के बाद उसे अपने बोलने पर और भी ज्यादा अफसोस हो रहा था। अरे ऐसे कैसे कुछ नहीं कहा था उसने। इनफैक्ट सब कुछ तो कह दिया था उसने, और उसे सुनल और सिद्धार्थ दोनों ही क्लियरली सुन भी लिया था। अब तो सिद्धार्थ भी उसे मन ही मन कॉल दे रहा था। अभी तो उसकी प्यार की गाड़ी चलनी शुरू भी नहीं हुई थी कि उसने आकर सारे ब्रेक फेल कर दिए। सुनल ने शक भरी नजरों से रोहित की तरफ देखते हुए पूछा, क्या आपको सिद्धार्थ ने मेरे पीछे यहाँ भेजा था? सुनल के सवाल को सुनकर सिद्धार्थ की हालत और खराब हो गई। एम्बैरेसमेंट में कसकर अपनी आंखें बंद करते हुए वो दूसरी तरफ मुड़ गया। इस वक्त अगर सुनल यहाँ नहीं होती ना, तो फिर तो रोहित की खैर नहीं थी। वो सचमुच उसे पकड़कर इतना पीटना चाहता था कि दोबारा सुनल के सामने अपना मुंह खोलने से पहले वो 100 बार सोचे। उसने सुनल से प्रॉमिस किया था कि वो उसके हर काम में सपोर्ट करेगा और उसके ऊपर हमेशा ट्रस्ट करेगा, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा था। सिद्धार्थ ने सुनल के ऊपर नजर रखने के लिए रोहित को अम्यूजमेंट पार्क में भेज दिया था। न जाने वो अब उसके बारे में क्या सोच रही होगी। जाहिर है इस बात पर उसे गुस्सा भी आ रहा होगा। अब कैसे मनाएगा वो सुनल को? ये सब सोचकर सिद्धार्थ बुरी तरह परेशान हो रहा था। आज रात उसने इस पूरे अम्यूजमेंट पार्क को सुनल के लिए बुक करने की एक अच्छी खासी रकम चुकाई थी। इतना अच्छा अरेंजमेंट किया था ताकि वो सुनल को और इंप्रेस कर सके। लेकिन क्या फायदा, इस रोहित की एक गलती की वजह से उसके सारे एफर्ट्स बेकार हो गए थे। दूसरी तरफ खुद रोहित की भी हालत कुछ ऐसी ही थी। न जाने कब सिद्धार्थ का कहर उसके ऊपर टूट जाए, किस डर से वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। सिद्धार्थ ने जब उसे सुनल के ऊपर नजर रखने का काम दिया था, तभी उसे बार-बार हिदायत दी गई थी कि सुनल को किसी भी तरह से इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, और उसे इस बारे में कुछ पता चलता भी नहीं अगर खुद उसने अपने मुंह से ही सारी सच्चाई उसके सामने न उगली होती। सिद्धार्थ ने गुस्से में जलती हुई नजरों से रोहित की तरफ देखा। डर के मारे रोहित का गला सूखने लगा था। मन ही मन रोहित खुद को कोस रहा था। बेटा रोहित, अपनी जिंदगी के आखिरी पलों को अच्छी तरह से जिए। अब ये आदमी तुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। अरे इतनी मेहनत के बाद वापस किसी तरह से अपनी सैलरी इंक्रीज करवाई थी। अब सैलरी तो भूल ही जा, जॉब भी गई तेरे हाथ से। न जाने अभी क्या करेगा मेरे साथ। कहीं अगर इसने मुझे अपनी अफ्रीका वाली ब्रांच में मैनेजर बनाकर भेज दिया तो ओ गॉड, बस एक बार, सिर्फ एक बार बचा लो मुझे। उसके बाद मैं खुद अपने ऊपर टेप लगा दूंगा ताकि फ्यूचर में मुझसे ऐसी कोई मिस्टेक ना हो। सुनल ने डिसअपॉइंटमेंट से भरकर गहरी सांस लेते हुए सिद्धार्थ की तरफ देखा। अब तो सब कुछ उसके सामने क्लियर हो चुका था। एक एक करके उसे सारी बातें याद आ रही थी। जब वो कारण के साथ यहाँ आई थी तो अच्छी चलती हुई मेरे गोदाम अचानक से बंद हो गई, और फिर अचानक से पूरे पार्क की सारी फैसिलिटीज को भी रिपेयर करने की जरूरत पड़ गई थी। ऐसे करिश्मे कभी कुदरती नहीं होते हैं, इन्हें सिर्फ सिद्धार्थ रॉय कपूर ही क्रिएट कर सकता है। और फिर जैसे ही वो करण के साथ वहां से निकलने लगी, सिद्धार्थ उसे पिक करने के लिए खुद ही वहां पहुंच गया था। ये कोई कोइंसिडेंस तो बिल्कुल नहीं हो सकता था। सिद्धार्थ शुरू से ही एक बात जानता था, ये भी कि वो आज दोपहर में कहां थी और किसके साथ थी। फिर भी उसने जानबूझकर मैसेज करके उससे उसकी लोकेशन पूछी, और फिर इतना सब कुछ किया सिर्फ इसलिए ताकि वो करण से दूर रह सके। सुनल की समझ में नहीं आ रहा था कि सिद्धार्थ ने जो कुछ भी किया था उस पर वो कैसे रिएक्ट करे। सिद्धार्थ, सुनल ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। सिद्धार्थ की तो फिलहाल ऐसी हालत हो चुकी थी कि वो उससे नजर भी नहीं मिला पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अब सुनल उसके ऊपर अपने गुस्से का पंप फोड़ने वाली है। फिर भी उसने डरते हुए सुनल की तरफ देखा। तुम्हें अब भी फैसले पर जाना है? सुनल ने स्माइल करते हुए उससे पूछा। सिद्धार्थ ने एकदम से शॉक होते हुए उसकी तरफ देखा। तो क्या सुनल से गुस्सा नहीं है? आखिर सिद्धार्थ ने अपना प्रॉमिस तोड़ा था, फिर भी वो उससे इतने प्यार से फेस पर चलने के लिए बोल रही थी। उसे अभी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने हैरानी से सुनल की तरफ देखते हुए पूछा, व्हाट यू मीन? सुनल ने उसी तरह स्माइल करते हुए जवाब दिया, आई मीन टू से कि अभी तुमने तो कहा था ना कि तुम्हें मेरे साथ फेस पर जाना है, तो अब नहीं चलना है तुम्हें? सिद्धार्थ अब तक शॉक में खड़ा उसकी तरफ देख रहा था। रोहित जो अब तक चुपचाप खड़ा ये सब देख रहा था, उसने परेशान होकर अपना सिर पीट लिया। सर, सुनल जी आपको फेस पर जाने के लिए कह रही हैं, आप प्लीज जाइए ना उनके साथ, मैं कैरेज लॉक कर देता हूँ। ये क्या कम था कि सुनल ने अपनी जासूसी करवाने के बावजूद सिद्धार्थ यहाँ रोहित के ऊपर गुस्सा नहीं किया था, लेकिन सिद्धार्थ अपनी जगह से हिला भी नहीं। उसने चिढ़ते हुए एक बार रोहित की तरफ देखा। रोहित ने तुरंत घबराकर अपना मुंह बंद कर लिया। तुम अब भी मेरे साथ जाना चाहती हो? उसने सुनल की तरफ देखते हुए पूछा। इस वक्त सिद्धार्थ के चेहरे पर जो गिल्ट फीलिंग वाले एक्सप्रेशन थे ना, उसे देखकर सुनल को हंसी आ रही थी। उसने आगे बढ़कर सिद्धार्थ का हाथ पकड़ लिया और अंदर की तरफ मुड़ते हुए बोली, लेट्स गो। जैसे ही वो दोनों अंदर जाकर बैठे, धीरे धीरे लोहे से बना वो कैरेज ऊपर उठने लगा था। अंदर बैठने के लिए दो तरफ सीट्स लगी हुई थी। सिद्धार्थ और सुनल इस वक्त एक दूसरे के ठीक आमने सामने बैठे हुए थे, लेकिन सिद्धार्थ इस वक्त इतना ज्यादा एम्बैरेस था कि वो सुनल से नजरें भी नहीं मिला पा रहा था। सुनल को अब उसकी शक्ल देखकर सचमुच हंसी आने लगी थी। उसने सिद्धार्थ के सामने चुटकी बजाते हुए पूछा, हेलो, कुछ बोलोगे नहीं? इतनी चुपचाप क्यों बैठे हो तुम? क्या बोलूं, और अब बोलने को रह ही क्या रहा है? सिद्धार्थ ने अनमने मन से नीचे की तरफ देखते हुए जवाब दिया। एटलीस्ट थोड़ी देर पहले वो जमीन पर था। अगर सुनल उस पर गुस्सा करती तो वो इजीली वहां से जा भी सकता था, लेकिन अब हवा में लटकने के बाद उसके पास ये ऑप्शन भी नहीं था। सुनल ने हल्के से हंसते हुए पूछा, आर यू श्योर? कुछ भी नहीं कहना है तुम्हें? उसने झुककर जबरदस्ती सिद्धार्थ की आंखों में देखने की कोशिश करते हुए पूछा, तुमने रोहित को मेरे पीछे क्यों भेजा था? इस बारे में भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है तुम्हें? उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ अब और भी ज्यादा नर्वस होने लगा था। नीचे शायद सुनल ने उससे कोई सवाल इसलिए नहीं किया था क्योंकि वहां वो स्टूपिड रोहित भी मौजूद था, लेकिन अब यहाँ अकेले में आने के बाद वो उससे अपने सारे सवालों के जवाब चाहती थी। सिद्धार्थ के लिए यही राहत की बात थी कि सुनल ने उसके एम्प्लॉय के सामने उस पर गुस्सा नहीं किया था, लेकिन अभी उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो सुनल को क्या जवाब दे। और वैसे भी रोहित ने इतनी अच्छी तरह से उसे एक्सपोज किया था कि उसके पास एक्चुअली कुछ भी कहने के लिए वर्ड्स नहीं बचे थे। उसने एकदम लाचार होते हुए सुनल की तरफ देखा। उसे अब भी चुप देखकर सुनल ने एक बार फिर से पूछा, तुम्हें सच में कुछ नहीं कहना है? वेल, मैं बस। सिद्धार्थ ने किसी तरह बोलना शुरू किया। सुनल ने अपने हाथ बांधते हुए एकदम सीरियस होकर उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, व्हाट? आई एम वेटिंग फॉर एक्सप्लेनेशन। सुनल में सिद्धार्थ एक बार फिर से कुछ कहते कहते रुक गया। सुनल ने अपनी आईब्रोज ऊपर उठाते हुए उसे आगे से बोलने का इशारा किया। आंखें में इरिटेट होकर सिद्धार्थ ने गहरी सांस ली और अपना सिर झुकाते हुए बोला, ओके फाइन, हाँ मैंने ही रोहित से कहा था कि तुम्हारा पीछा करने के लिए। जब मुझे पता चला कि तुम उस कारण के साथ अम्यूजमेंट पार्क में हो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आई वाज जेलस। मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि वो कमीना करण तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर रहा है।
इसलिए मैंने अम्यूज़मेंट पार्क की सारी फैसिलिटीज बंद करवा दी। सोनल, मैं जानता हूँ कि मैंने अपना प्रॉमिस तोड़ा है, लेकिन ये सब मैंने इसलिए नहीं किया कि मुझे तुम पर यकीन नहीं है। मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मुझे उस कमीने करण पर यकीन नहीं है। आई एम सॉरी अगर मैंने तुम्हें डिसअपॉइंट किया है। तुम प्लीज मुझे डांटो, शायद तुम्हारे भी लो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। अपनी बात कहते हुए सिद्धार्थ का पूरा फेस एकदम टमाटर की तरह लाल हो गया था। आज सोनल ने पहली बार सिद्धार्थ को अपनी गलतियां एक्सेप्ट करते हुए देखा था, वरना पहले तो खुद की गलती होने के बावजूद वो कभी भी अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं होता था। उसके इस बिहेवियर को देखकर सोनल भी सरप्राइज हो गई थी। इस वक्त वो सोनल के सामने अपना सिर झुकाए ऐसे बैठा था जैसे गलती करने के बाद कोई बच्चा अपनी टीचर के सामने खड़ा होता है। सोनल अपनी हंसी को और नहीं रोक पाई और एकदम से जोर जोर से हंसने लगी। उसे हंसते देखकर सिद्धार्थ थोड़ा कंफ्यूज हो गया। तुम हंस क्यों रहे हो? तुम्हें तो मुझ पर गुस्सा होना चाहिए ना। प्लीज एक ही बार में सारा गुस्सा कर लो, फिर दोबारा मुझ पर नाराज मत होना प्लीज। सिद्धार्थ ने परेशानी भरी आवाज में कहा। सोनल ने सिद्धार्थ की तरफ देखा। वो कैसे गुस्सा कर सकती थी उस पर? खोटा उसे तो इस वक्त सिद्धार्थ के ऊपर और भी ज्यादा प्यार आ रहा था। सिद्धार्थ ने आज जो कुछ भी किया था ना, उससे तो यही साबित होता था कि वो उसे खोने के ख्याल से भी कितना डरता है, और साथ ही ये भी साबित हो गया था कि वो उससे कितना ज्यादा प्यार करता है। जब तक सिद्धार्थ ने उसके लिए अपना लव कन्फेस नहीं किया था, तब तक खुद सोनल भी तो कुछ ऐसी ही थी ना। हाँ ठीक है, उसने कभी ऐसी कोई हरकत नहीं की थी जैसे आज सिद्धार्थ ने की थी, लेकिन वो भी तो सिद्धार्थ को खोने से इतना ही डरती थी। सोनल ने सिद्धार्थ को हमेशा से डोमिनेटिंग और आर्रोगेंट बिजनेसमैन के रूप में ही देखा था। शायद ही उसे कभी भी किसी के नाराज होने से कोई फर्क पड़ता था, लेकिन आज का उसका बिहेवियर बिल्कुल अलग था। करण को सोनल के साथ देखकर उसे सोनल की जितनी फिक्र थी ना, उससे कहीं ज्यादा वो जेलस फील कर रहा था। इसलिए उसने रोहित को उसके ऊपर नजर रखने के लिए भेज दिया, और अब अपनी गलती पकड़ी जाने के बाद वो किसी छोटे बच्चे की तरह घबराया हुआ सा उसके सामने बैठा हुआ अपने लिए पनिशमेंट भी मांग रहा था। करण उसके साथ मेरे ग्राउंड पर एंजॉय न करे, सिर्फ इसलिए उसने पूरा पार्क ही बंद करवा दिया, और फिर खुद उसने सोनल के लिए पूरा का पूरा पार्क ही पर्सनली अपने लिए बुक करवा लिया। अब ये सब बचपन नहीं था तो वो क्या था? सोनल ने अब सिद्धार्थ को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, सिद्धार्थ देखो, मैं फैशन डिजाइनर बनना चाहती हूँ, और इसका मतलब ये है कि मुझे बाहर भी जाना होगा और हर रोज नए लोगों से भी मिलना होगा। करण तो सिर्फ एक शुरुआत है। अब तुम खुद ही मुझे बताओ, तुम कहाँ कहाँ रोहित को मेरे पीछे भेजते रहोगे? सिद्धार्थ ने अपना सिर झुकाए हुए धीमी आवाज में कहा, इसलिए तो मैं तुमसे कह रहा था कि तुम सिर्फ लड़कियों के लिए ड्रेस डिजाइन करो, लड़कों के लिए काम करने की क्या जरूरत है यार? चलो ठीक है, मान ली तुम्हारी बात, लेकिन मेरी स्टडीज अभी कंप्लीट नहीं हुई है और मेरी क्लास में भी बहुत सारे लड़के हैं, तो अब तुम क्या मुझे उन सबसे दूर रखने के लिए भी उन सबको यूनिवर्सिटी छोड़ने पर मजबूर करोगे? बोलो। सोनल ने सिद्धार्थ की आंखों में देखते हुए पूछा। सिद्धार्थ के पास उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं था। उसे चुप देखकर सोनल ने आगे कहा, प्लीज सिद्धार्थ, दोबारा ऐसा कुछ मत करना, तुम अब भी नाराज हो मुझसे? सिद्धार्थ ने अब अपनी नजरें उठाकर उसकी तरफ देखते हुए पूछा। सोनल को हंसी आ गई। उसने नाम में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं तो। सिद्धार्थ को पहले तो यकीन ही नहीं हुआ। उसने कंफर्म करने की गरज से दोबारा पूछा, रियली? सोनल ने उसे एक बड़ी सी स्माइल देते हुए कहा। सिद्धार्थ को ऐसा लग रहा था जैसे उसके सीने पर से किसी ने मिलियन पाउंड का वजन हटा दिया हो। फाइनली अब वो रिलैक्स फील कर रहा था। उसने तुरंत सोनल का हाथ पकड़ते हुए कहा, आई एम सॉरी सोनल, मैंने अपना प्रॉमिस तोड़ा, बट आई प्रॉमिस आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। आई मीन आगे से कभी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आने दूंगा मैं। सोनल ने उसके हाथों पर अपना हाथ रखते हुए कहा, इट्स ओके सिद्धार्थ, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि तुम मुझे इस दुनिया को अपनी नजर से देखने और समझने दो। मैं जानती हूँ कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए सच्चा है, और अब करण तो क्या, मुझे अब तुम्हारे अलावा और किसी से भी प्यार नहीं होगा। सिद्धार्थ, हमारी शादी हो चुकी है और अब मैं अपने दम पर अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ। मैं हमेशा तो तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकती ना, ऐसे में तो मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक बोझ बनकर ही रह जाऊंगी, और फिर एक दिन तुम भी मुझसे परेशान हो जाओगे। ऐसा नहीं है। सिद्धार्थ ने तुरंत जवाब दिया। वो तो जिंदगी भर सोनल की केयर करने के लिए खुशी खुशी तैयार था। सिद्धार्थ, तुमने प्रॉमिस किया है। सोनल ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। सिद्धार्थ ने गहरी सांस लेकर उसके हाथों पर अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए कहा, और मैं अपना प्रॉमिस निभाऊंगा भी। इस वक्त उसके लिए सोनल की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं था। सोनल ने एक बार बाहर की तरफ देखा और बोली, यहाँ से नीचे का नजारा बहुत खूबसूरत दिखेगा। इतना कहकर वो अपनी जगह से उठी और सिद्धार्थ को भी खींचते हुए उसने अपने पर मजबूर कर दिया। फेरिस व्हील घूमता हुआ धीरे धीरे ऊपर और ऊपर उठता जा रहा था। इसके साथ ही उन्हें रोशनी में जगमगाता हुआ पूरा शहर नजर आने लगा था। फेरिस व्हील के ठीक नीचे पूरा अम्यूज़मेंट पार्क नजर आ रहा था, जो बेहद खूबसूरती से नीले और सफेद रंग की लाइट से जगमगा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आज सितारे जमीन पर उतर आए हों और वो दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले ऊपर से उन्हें देख रहे हों। इट्स सो ब्यूटीफुल, सोनल ने नीचे की तरफ देखते हुए कहा। अब तक सिद्धार्थ का गिल्स भी दूर हो चुका था और अब वो वापस अपने अच्छे मूड में आ गया था। उसने अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर सोनल को बाहों के घेरे में लेते हुए कहा, ब्यूटीफुल तो है, तुम्हें ये जगह अच्छी लगी? सोनल ने उसे एक स्माइल देते हुए हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। ओके, तो मैं ये पार्क तुम्हारे लिए खरीदी? सिद्धार्थ ने एकदम सीरियस होते हुए पूछा। सोनल उसका सवाल सुनकर शॉक रह गई थी। क्या सिद्धार्थ, डोंट थिंक अबाउट इट, ओके? मुझे इस पार्क में सिर्फ मेरे ग्राउंड और फेरिस व्हील ही पसंद है, बाकी चीजों में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। ऐसे में तुम्हारा ये पार्क खरीदना एकदम यूजलेस हो जाएगा। इससे बेहतर कहीं नहीं होगा कि जब भी मेरा मन करे मैं तुम्हारे साथ यहाँ आकर इन दोनों चीजों को एंजॉय कर लूं। सिद्धार्थ ने एक बार पार्क के ऊपर नजर डाली और फिर स्माइल करते हुए बोला, तुम्हें बस यही दोनों चीजें पसंद है? सोनल ने उसकी तरफ घूमते हुए अपना सिर उसके सीने में सटा दिया। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ, मेरी आज की शाम को यादगार बनाने के लिए, मुझे मेरी बचपन की खूबसूरत यादें वापस लौटाने के लिए थैंक्स फॉर एवरीथिंग। सिद्धार्थ के फेस पर भी स्माइल आ गई थी। आखिर अपनी वाइफ के लिए वो इतना तो कर ही सकता था ना। फेरिस व्हील का वो कैरेज अब घूमते हुए अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया था। ठीक उसी समय सोनल ने सिद्धार्थ से अलग होते हुए उसकी आंखों में देखा। सिद्धार्थ ने कंफ्यूज होते हुए उसकी तरफ देखा। व्हाट? सोनल ने बिना कोई जवाब दिए अपनी बाहें उसके गले में डाल दी और अपनी एड़ियों के बल खड़े होते हुए उसने सिद्धार्थ के होंठों से अपने होंठ सटा दिए। सिद्धार्थ तो एकदम से शॉक रह गया था। कुछ पलों बाद जब वो उससे अलग हुई तो सिद्धार्थ अब भी हैरानी से उसकी तरफ ही देख रहा था। ये किस लिए? उसने सोनल की तरफ देखते हुए पूछा। कहते हैं कि फेरिस व्हील के हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के बाद अगर आप उस इंसान को किस करते हैं जिसे आप इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं ना, तो वो आपसे कभी अलग नहीं हो पाता। सिद्धार्थ, मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुमसे कभी भी अलग नहीं होना चाहती, और अब तुम भी मुझसे कभी अलग नहीं हो पाओगे। इतना कहकर वापस उसने सिद्धार्थ के सीने में अपना सिर टिका दिया था। अगले दिन ऑफिस आने के बाद रोहित की तो सिद्धार्थ के सामने जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। काफी देर तक सिद्धार्थ के केबिन के बाहर इधर उधर चक्कर लगाने के बाद आखिरकार उसने अपने भगवान को याद किया और एक गहरी सांस लेकर खुद को सिद्धार्थ की डांट सुनने के लिए तैयार कर लिया। उसे तो पूरा यकीन हो गया था कि आज उसे ये जॉब छोड़कर जानी ही पड़ेगी। दिल पर पत्थर रखकर आखिरकार उसने सिद्धार्थ के केबिन का डोर नॉक किया। कम इन। अंदर से सिद्धार्थ की आवाज आई। रोहित ने धीरे से दरवाजा खोला और अपनी नजरें झुकाए हुए धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ता हुआ अंदर आ गया।
उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैरों में जान ही नहीं बची हो। वो चल कम और अपने पैरों को घसीट ज्यादा रहा था। सिद्धार्थ इस वक्त एक डॉक्यूमेंट को पढ़ने में बिजी था। उसने एक बार अपनी नजर उठाते हुए रोहित की तरफ देखा और फिर वापस अपना ध्यान डॉक्यूमेंट्स पर लगा दिया। सर, कल रात कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई ना? आई मीन भाभी जी ने आपसे कुछ कहा तो नहीं? उसने हिचकिचाते हुए सिद्धार्थ से पूछा। सिद्धार्थ ने बिना उसकी तरफ देखे ही जवाब दे दिया, तुम्हें क्या लगता है क्या हुआ होगा? सिद्धार्थ ने ये बात एकदम लाइटली कही थी, लेकिन रोहित को ऐसा लग रहा था जैसे सिद्धार्थ ने गुस्से में उससे ये बात कही है। उसने एकदम से रोने वाले अंदाज में सिद्धार्थ से माफी मांगते हुए कहा, सर आई एम सॉरी, सब मेरी गलती है, लेकिन मैं क्या करूं, अपनी जुबान का कभी भी कहीं भी फिसल जाती है सर। अगर मैंने भाभी जी के सामने वो सब कुछ नहीं कहा होता तो आज ये सब प्रॉब्लम नहीं होती है सर। लेकिन सर आप प्लीज मेरी फीलिंग्स को भी तो समझिए ना। मैं सच में आप दोनों के लिए बहुत खुश था, इतना खुश कि मुझे ये भी ध्यान नहीं रहा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने जानबूझकर ये सब नहीं किया था सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। इतना सब कहने के बाद रोहित ने डरते हुए पूछा, भाभी जी बहुत ज्यादा नाराज हुई क्या आप पर? उसका सवाल सुनने के बाद फाइनली सिद्धार्थ ने डॉक्यूमेंट एक साइड पर रखते हुए उसकी तरफ देखा। सिद्धार्थ के चेहरे पर इस वक्त कोई एक्सप्रेशंस नजर नहीं आ रहे थे, जिस वजह से रोहित के लिए ये अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो रहा था कि आखिर उसका मूड इस वक्त कैसा है। तुम्हें लगता है ये सवाल पूछने के लिए आप काफी देर हो चुकी है? ये तो सिद्धार्थ की खुशकिस्मती थी कि सुनील ने इतनी बड़ी गलती करने के बावजूद उसे कुछ भी नहीं कहा था। लेकिन इस रोहित की बेवकूफी की वजह से जो एम्बैरेसमेंट सिद्धार्थ को झेलनी पड़ी थी, उसे वो इतनी आसानी से कैसे भूल सकता था? यहाँ तक कि वो सुनील से नजर भी नहीं मिला पा रहा था। सिद्धार्थ ने तो और भी ना जाने क्या प्लानिंग कर रखी थी। उसने सोच लिया था कि अम्यूजमेंट पार्क से लौटकर जब वो घर आएगा ना तो सुनील से अपना रूम चेंज करने के लिए भी रिक्वेस्ट करेगा, ताकि वो दोनों अलग अलग कमरे में रहकर हस्बैंड वाइफ की तरह एक ही कमरे में रह सके। लेकिन इस रोहित की बेवकूफी की वजह से जो सीन क्रिएट हुआ था ना, उसके बाद सुनील से ऐसी कोई भी रिक्वेस्ट करने की उसके अंदर हिम्मत ही नहीं बची थी। सर मुझे अपनी गलती का पूरा एहसास है, तभी तो मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ। सर आप चाहें तो इस बार मेरी 6 महीने की सैलरी काट लीजिए, मैं मुफ्त नहीं करूंगा। मुझे एजेड के लिए तो ये सजा भी कम है, पर सर आप तो महान है, मेरे लिए भगवान है, प्लीज थोड़ी दया दिखाइए, मेरे ऊपर माफ कर दीजिए ना मुझे, प्लीज मुझे जॉब से मत निकालिए सर। रोहित ने उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहा। सिद्धार्थ ने अपनी चेयर से पीठ टिकाकर आराम से बैठते हुए कहा, तुम्हारी 6 महीने की सैलरी का मैं क्या करूंगा? रोहित ने जब ये सुना तो एकदम सरप्राइज हो गया। उसे तो लगा था कि सिद्धार्थ ने अब तक उसकी सैलरी बंद करवाने का डिसीजन ले लिया होगा। आखिर इतनी बड़ी गलती जो की थी उसने, बॉस को नाराज करना इज नॉट अ बिग डील, लेकिन बॉस की बीवी को नाराज करना इट्स लिटरली द बिगेस्ट मिस्टेक ऑन अर्थ। लेकिन इसके बावजूद उसे सिद्धार्थ कहीं से भी उस पर नाराज नहीं लग रहा था। हे भगवान, तुम्हें इतनी जल्दी मेरी पुकार सुन गई। आज तो मैं घर वापस जाते समय मन में पूरे सवा किलो का प्रसाद चढ़ाऊंगा। रोहित ने ऊपर की तरफ हाथ जोड़ते हुए मन ही मन भगवान जी को थैंक्स किया। सर इसका मतलब सब कुछ जानने के बाद भी भाभी जी आप पर बिल्कुल भी नाराज नहीं हुई है ना? रोहित ने एकदम से एक्साइटेड होकर अपना हाथ डेस्क पर मारते हुए कहा, आई न्यू इट, सुनील जी ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं है जो किसी के ऊपर गुस्सा करे। और इनफैक्ट उनकी डिक्शनरी में तो गुस्सा नाम का वर्ड ही नहीं है। और सर आप तो महान है, साक्षात भगवान है, आपके ऊपर तो कोई अगर चाहे भी तो भी गुस्सा नहीं कर सकता। मैंने ठीक कहा ना सर? रोहित ने एकदम से उसको मस्का लगाते हुए कहा। लेकिन सिद्धार्थ के ऊपर इन सबका कोई असर नहीं हुआ। उसने खोल कर रोहित को देखा और फिर उसे टपकते हुए बोला, जस्ट शट अप और अपनी चापलूसी करना बंद करो। रोहित एकदम से डरकर चुप हो गया। सिद्धार्थ ने उसकी तरफ एक नजर डालते हुए कहा, तुम्हें मेरा एक काम करना है और इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए, इज दैट क्लियर? बस एक काम। अगर इस वक्त सिद्धार्थ रोहित को एक साथ 1000 काम करने को कहता ना तो भी रोहित बिना उफ के सारे काम कर देता। उसने एकदम जोश में आते हुए पूछा, सर आप तो बस काम बताइए, मैं यूं चुटकी बजाकर कर दूंगा एंड आई प्रॉमिस इस बार किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा सर। सिद्धार्थ ने वापस से फाइल में अपनी नजरें काटते हुए जवाब दिया, मुझे शहर के बाहर एक प्रॉपर्टी चाहिए, जितनी जल्दी हो सके डील करूं। रोहित ने परेशानी से अपना सिर खुजाते हुए पूछा, प्रॉपर्टी लेकिन किस लिए सर? अभी कुछ दिनों पहले ही तो हमने इतनी बड़ी और एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी सिटी सेंटर में खरीदी थी, अभी तो हमने उसका यूज भी नहीं किया है। सिद्धार्थ ने चढ़ते हुए एक बार रोहित की तरफ देखा और नाराज होते हुए बोला, तुमसे मैंने कितनी बार कहा है कि जहां जरूरत ना हो वहां पर अपना दिमाग यूज मत किया करो। उस प्रॉपर्टी का कहां कैसे यूज करना है ये मैं डिसाइड करूंगा, तुम्हें बस जितना कहा जाए उतना करो। ओके बॉस, मैं अभी डील फाइनल करता हूं। रोहित ने तुरंत केबिन से बाहर निकलते हुए कहा। सिद्धार्थ ने उसे बिना कोई पनिशमेंट दिए हुए ऐसे ही छोड़ दिया था, वही उसके लिए बहुत था। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सुनील ने फाइनली कारण की ड्रेस की डिजाइनिंग का काम खत्म कर लिया था और वो इस बात से बहुत खुश भी थी। हालांकि ये सब सिद्धार्थ की वजह से ही पॉसिबल हो पाया था। सिद्धार्थ ने अम्यूजमेंट पार्क में ले जाकर उसकी शाम को इतना स्पेशल बना दिया था कि उसकी सारी टेंशन गायब हो गई थी और मूड एकदम फ्रेश हो गया था। शायद इसी का कमाल था कि इसके बाद उसे एक से बढ़कर एक आइडियाज आ रहे थे। उसने जो सूट करण के लिए डिजाइन किया था उसका बैकग्राउंड कलर उसने व्हाइट रखा था। उसने सूट को टक्सीडो स्टाइल दिया था, लेकिन साथ ही आगे से इसमें कुछ चेंजेस भी किए थे। आगे से इसके कॉलर और कप्स में क्लाउड शेप्स में गोल्ड थ्रेड की एम्ब्रॉयडरी की गई थी। सुनील ने डिजाइन का जो ड्राफ्ट तैयार किया था वो एक नजर में ही किसी को इंप्रेस करने के लिए काफी था। पंक्ति ने एक नजर सुनील के डिजाइन पर डाली और फिर एकदम सीरियसली सुनील की तरफ देखते हुए पूछा, तुम्हारे डिजाइन का कॉन्सेप्ट क्या है? सुनील ने कुछ सोचकर कहना शुरू किया। अब मैंने कारण को मगर इतना कहते ही उसे पंक्ति की आंखों में फिर वही एक्सप्रेशन नजर आने लगी थी जो कल दोपहर अम्यूजमेंट पार्क जाने के लिए परमिशन मांगते वक्त नजर आ रहे थे। सो उसने तुरंत अपनी गलती को सुधारते हुए कहा, आई मीन मैंने मिस्टर कारण आहूजा को पियानो बजाते हुए देखा था। वो धुन इतनी खूबसूरत थी कि उसे सुनकर मैं कहीं खोसी गई थी। एक अलग सी शांति और सुकून सा मुझे उनके संगीत में महसूस हुआ। बाद में जब मैं उनके साथ अम्यूजमेंट पार्क में गई ना तो मुझे उनका एक अलग ही रूप दिखा जो एक सुपरस्टार से कहीं अलग, एक कॉमन मैन के करीब था। मैंने इन दोनों ही चीजों को अपने डिजाइन में दिखाने की कोशिश की है। इनका बैकग्राउंड कलर इनके रॉयल लुक के साथ ही पीस को भी शो करता है और गोल्डन कलर इनके ब्राइट कार्य को शो करता है। इतना सब कुछ एक्सप्लेन करने के बावजूद सुनील थोड़ी नर्वस हो रही थी। पता नहीं पंक्ति इस एक्सप्लेनेशन से कन्विंस हो भी पाएगी या नहीं, लेकिन पंक्ति ने उसके जवाब से सैटिस्फाइड होते हुए वो ड्राफ्ट पेपर्स करण की तरफ बढ़ा दिए। व्हाट डू यू थिंक? करण ने अपने हाथों में ड्राफ्ट पेपर्स लेकर उन्हें गौर से देखा। पेपर्स देखते हुए उसके होंठों की स्माइल धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। अचानक वो अपनी चेयर से उठकर खड़ा हुआ और उसने सुनील को हाथ कर लिया। सुनील तो उसके इस रिएक्शन से एकदम से शॉक रह गई थी। क्यों भाई, मुझे पता था मेरी ड्रेस को तुमसे बेहतर और कोई डिजाइन कर ही नहीं सकता। आई बेट कि मेरे अब तक के सारी ड्रेसेस में से सबसे बेस्ट डिजाइनर ड्रेस होने वाली है। पंक्ति नजारा देखकर बुरी तरह इरिटेट हो गई थी। ऐसे कैसे उसके सामने ये दोनों एक दूसरे को हक कर सकते हैं? उसने हल्के से हंसते हुए उन दोनों के सामने अपनी मौजूदगी जाहिर करने की कोशिश की। सुनील ने तुरंत करण को धक्का देते हुए खुद से दूर कर दिया और अपनी नजरें दूसरी तरफ करते हुए बोली, थैंक यू। सुनील की धड़कनें एकदम से तेज हो गई थी। करण ने उसकी जो तारीफ की थी वो उसके लिए किसी अवार्ड से कम नहीं था। इस डिजाइन को तैयार करने के लिए उसने वाकई बहुत मेहनत की थी।
कई बार अपनी क्रिएटिविटी को आजमाने और खुद अपने ही बनाए डिजाइन को कई दफा रिजेक्ट करने के बाद फाइनली आउटपुट निकलकर सामने आया था। अच्छी बात ये थी कि ये डिजाइन पंक्ति और करण दोनों को ही पसंद भी आते थे। सुनील ने भले ही करण को खुद से दूर कर दिया था, लेकिन करण के ऊपर उसकी किसी भी बात या एक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ा था। एक्साइटेड होते हुए वो पंक्ति की तरफ मुड़ते हुए बोला, पंक्ति जितनी जल्दी हो सके ये सूट तैयार कराओ, आई जस्ट कांट वेट टू सी इट। पंक्ति ने एक बार करण के एक्साइटमेंट से भरे चेहरे की तरफ देखा और फिर उसकी आंखों में एक गुस्से की लहर सी उठने लगी, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभालते हुए जवाब दिया, ठीक है तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा, लेकिन फैशन हब का क्लोथिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस बस कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगा। फिलहाल तो सारे लोग उसी में बिजी हैं, तो हो सकता है इसकी मेकिंग में थोड़ा टाइम लग जाए। इज दैट ओके फॉर यू? करण ने एकदम से खुश होते हुए जवाब दिया, नो प्रॉब्लम, लेकिन जितनी जल्दी हो सके तैयार करवा देना, ओके? पंक्ति ने मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सिर हिला दिया। सोनल जब स्टूडियो से बाहर आई तो खुशी की मारी जैसे उसके पैर जमीन पर ही नहीं टिक रहे थे। उसे उम्मीद थी कि उसका डिजाइन सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन वो डिजाइन खुद उसकी एक्सपेक्टेशन से भी कहीं ज्यादा बेहतर साबित हुआ था। पंक्तियां करण ने अपनी साइड से उसमें किसी तरह की कोई मॉडिफिकेशन सजेस्ट नहीं की थी। अभी वो गेट के पास पहुंची थी कि पीछे से करण की आवाज सुनाई दी, जो लगभग दौड़ता हुआ तेजी से उसकी तरफ चला रहा था। क्यूटी पाई! सोनल ने चौंकते हुए पीछे मुड़कर देखा। करण एक सेकंड से भी कम समय में उसके बिल्कुल पास आ गया था। खुश तो बहुत हो गया तुम्हारा। उसने एक हल्की सी हंसी के साथ सोनल को छेड़ते हुए पूछा। सोनल के होंठों पर भी एक स्माइल आ गई थी। हाँ, आज वो बहुत खुश थी, लेकिन अपनी इस खुशी को एक्सप्लेन करने के लिए उसके पास वर्ड्स नहीं थे। मुझे पता था मेरी क्यूटी पाई से बेहतर मेरी ड्रेसेस को और कोई डिजाइन नहीं कर सकता। तुम कितने अच्छे से समझती हो मुझे। करण ने उसके गले में अपना हाथ डालते हुए कहा। सोनल खुश जरूर थी, लेकिन फिर भी उसे करण की बात अजीब लगी। ये करण हर बार उसके साथ ऐसे क्यों बिहेव करता है जैसे वो उसे पहले से जानता हो। ये मेरी क्यूटी पाई से क्या मतलब है उसका? सोनल ने परेशान होकर उसका हाथ अपने कंधे से हटा दिया। करण, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा डिजाइन तुम्हें पसंद आया, लेकिन प्लीज क्या तुम ऐसे बिहेव करना बंद करोगे? करण ने अपने दाएं हाथ से अपने दिल पर एक वार करते हुए एकदम ड्रामेटिक अंदाज में कहा, आउच क्यूटी पाई, तुम फिर से नाराज हो गई मुझसे। मगर फिर वो तुरंत हंसने भी लगा। चलो आज मैं तुम्हें लंच के लिए लेकर चलता हूँ। आज हम तुम्हारी पसंद का कुछ डिलीशियस सा लंच ऑर्डर करेंगे और साथ में तुम्हारे सक्सेस को सेलिब्रेट करेंगे, ओके? लेकिन सोनल ने एकदम से हिचकिचाते हुए कहा, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस घर ही जा रही थी। आज सोनल की जिंदगी का सबसे स्पेशल दिन था। अपनी इस खुशी को वो सबसे पहले सिद्धार्थ के साथ सेलिब्रेट करना चाहती थी, लेकिन अगर वो करण के साथ लंच के लिए बाहर जाती तो डेफिनेटली फिर उसे सिद्धार्थ के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिलता। करण ने थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट के साथ उसकी तरफ देखते हुए कहा, बट क्यूटी पाई तुमने इतना अच्छा काम किया है, उसके बाद सेलिब्रेट करना तो बनता है ना, और तुम वो घर जाना चाहती हो, कितनी बोरिंग हो यार तुम। और फिर पंक्ति ने तुम्हें तुम्हारे काम से खुश होकर तुम्हें बोनस भी तो दिया होगा ना, एटलीस्ट इसी खुशी में अपनी फ्रेंड को ट्रीट दे दो। सोनल अब उसे कुछ जवाब नहीं दे पा रही थी। ये देखकर करण को हंसी आ गई। ओके टेंशन मत लो, ट्रीट तुम्हारी होगी लेकिन बिल मैं पे करूंगा, ओके? करण भी अपनी जगह पर सही था। सोनल को इतना बड़ा मौका उसने अपने रिस्क पर दिया था। न केवल उसने सोनल को अपने डिजाइन सबके सामने लाने का मौका दिया था, बल्कि उसने बिना किसी नाज नखरे के उसके डिजाइन को अप्रूव भी कर दिया था। वरना अमूमन बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज हर डिजाइन में हजारों नुक्स निकालते हैं, तब जाकर कोई डिजाइन अप्रूव होता है। उसकी इतनी सारी हेल्प करने के बाद भी वो उससे एक छोटी सी ट्रीट तो मांग रहा था। ओके फाइन, लेकिन पहले मुझे कॉल करना है, सोनल ने उसे रिक्वेस्ट करते हुए कहा। ओके, करण ने एक स्माइल के साथ उसे देखते हुए जवाब दिया। सोनल ने अपना फोन निकाला और करण से थोड़ी दूर जाकर खड़ी हो गई। उसने सिद्धार्थ का नंबर डायल किया और फोन को अपने कान से लगा लिया, लेकिन सिद्धार्थ शायद बिजी था, उसने कॉल रिसीव नहीं किया। सोनल ने कुछ सोचकर मैसेज टाइप करना शुरू किया। बिना सिद्धार्थ से पूछे वो करण के साथ कहीं भी नहीं जाना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि एक बार फिर से सिद्धार्थ इस बात को लेकर गुस्सा हो जाए, यहाँ पे कोई ऐसी हरकत करे जैसी उसने पिछली बार की थी। वो सिद्धार्थ को मैसेज भेज पाती उससे पहले ही सिद्धार्थ का कॉल आने लगा। सोनल ने तुरंत कॉल रिसीव कर लिया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती दूसरी तरफ से सिद्धार्थ की आवाज आई। सॉरी सोनल, फोन साइलेंट पता है इसलिए मुझे तुम्हारी कॉल का पता नहीं चला, कुछ काम था तुम्हें? सोनल ने एक बार पीछे मुड़कर करण की तरफ देखा। वो वहीं अपनी कार से पीछे दिखाई हाथ बांधे खड़ा उसकी तरफ देख रहा था। सोनल ने वापस दूसरी तरफ मुड़ते हुए जवाब दिया, वो एक्चुअली सिद्धार्थ, करण ने मेरा डिजाइन अप्रूव कर दिया है और अब इसी खुशी में वो चाहता है कि मैं उसे ट्रीट दूं। सोनल इतना कहकर चुप हो गई, लेकिन जिस तरीके से उसने सिद्धार्थ से बात कही थी ना, उससे साफ जाहिर था कि वो इनडायरेक्टली सिद्धार्थ से उसके साथ जाने की परमिशन मांग रही थी। फोन की दूसरी तरफ खामोशी छा गई थी, लेकिन फिर सिद्धार्थ की आवाज आई, बस तुम दोनों ही होगे वहां? हाँ, सोनल ने एकदम ऑनेस्टली जवाब दिया। ओके फाइन, दे दो उसे ट्रीट। सिद्धार्थ ने एकदम आराम से जवाब दिया। उसकी बात सुनकर सोनल को भी यकीन ही नहीं हो रहा था। उसे तो लग रहा था कि सिद्धार्थ उसे करण के साथ जाने से मना कर देगा, लेकिन वो तो एकदम आसानी से मान गया था। तो क्या सचमुच अब वो अपना प्रॉमिस निभाते हुए उसे इतनी आजादी दे देगा कि वो अपने मेल कस्टमर्स के साथ भी खुलकर डील कर सके? सोनल ने कंफर्म करने के इरादे से दोबारा पूछा, आर यू श्योर मैं जाऊं? सिद्धार्थ ने अब एक हल्की सी हंसी के साथ अपनी बात पर मुहर लगाते हुए कहा, ऑफ कोर्स तुम जा सकती हो। अभी तुम्ही तो कहा था ना कि उसने तुम्हारा डिजाइन अप्रूव कर दिया है, उसने इतना बड़ा मौका दिया है तुम्हें, उसकी वजह से तुम्हारा टैलेंट पूरी दुनिया के सामने आएगा। ऐसे में उसे ट्रीट देना तो बनता है ना, लेकिन ज्यादा देर मत करना और रात होने से पहले घर आ जाना। सोनल तो अब तक उसकी बात सुनकर शॉक में ही थी। इतनी जल्दी सिद्धार्थ ने इतना बड़ा चेंज कैसे आ गया? करण के साथ बाहर जाने की बात सुनकर भी सिद्धार्थ ना तो गुस्सा हुआ और ना ही वो जेलस हुआ, बल्कि उसने इतना सब कुछ सोच समझकर उसे करण के साथ जाने की परमिशन दे दी थी। बाय द वे मुझे भी आज एक मीटिंग में जाना था, अगर मीटिंग खत्म हो जाएगी तो क्या मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ सकता हूं? सिद्धार्थ ने सोनल से रिक्वेस्ट करते हुए पूछा। ऑफ कोर्स सिद्धार्थ, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? सोनल ने खुश होते हुए जवाब दिया, ओके फाइन देन, तुम दोनों जहां भी जा रहे हो मुझे वहां की लोकेशन सेंड कर देना। सिद्धार्थ ने रिलैक्स होते हुए जवाब दिया। सोनल उससे और भी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन फोन पर किसी की आवाज सुनकर वो चुप हो गई। सिद्धार्थ किसी से थोड़ी देर और वेट करने को कह रहा था। जाहिर है वो जो कोई भी था उसे सोनल की वजह से ही वेट करना पड़ रहा था। हाँ सोनल, तुम सुन रही हो? सिद्धार्थ ने अपनी बात खत्म करने के बाद सोनल से पूछा। ओके, अच्छे से लंच करना तुम दोनों, ठीक है? मुझे कुछ जरूरी काम है तो मुझे जाना पड़ेगा। सिद्धार्थ ने सोनल से कहा जरूर था कि वो बिजी है, लेकिन उसने कॉल डिस्कनेक्ट करने में कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। ओके तो मैं फोन रखूं? सोनल ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा। मेरा मूड तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम रखना चाहती हो तो इट्स ओके। सिद्धार्थ ने हंसते हुए जवाब दिया। सोनल के मुंह पर भी एक मुस्कान तैर गई थी। ऐसा कुछ नहीं है सिद्धार्थ, तुम्हें भी तो काम करना है ना। ठीक है मैं अब जा रही हूँ, ओके बाय। सिद्धार्थ ने भी उसे बाय बोला और फिर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। सोनल ने मुस्कुराते हुए एक बार अपने फोन की स्क्रीन पर नजर डाली और पीछे की तरफ मुड़ गई, लेकिन वहां पर करण को खड़ा देखकर वो एकदम से चौंककर 2 कदम पीछे हट गई। जरा देखो तो सही, कितना स्माइल कर रहे हो तुम, ऐसी भी क्या बात हो रही थी? हाँ, करण ने उसे छेड़ते हुए पूछा। सोनल ने थोड़ा चिढ़ते हुए जवाब दिया, करण तुम्हें किसी ने बताया नहीं, ऐसे चुप चुप कर किसी की बातें सुनना बैड मैनर्स होते हैं। करण ने हंसते हुए कहा, लेकिन मैंने कब चुप चुप कर तुम्हारी बातें सुनी? मैं तो एकदम ओपनली सबके सामने खड़ी होकर तुम्हारी बातें सुन रहा था। उसकी बात सुनकर सोनल एकदम से स्पीचलेस हो गई थी। कभी कभी इस लड़की की हरकतें देखकर ना उसे ऐसा लगता है जैसे कोई सेलिब्रिटी नहीं बल्कि स्कूल जाने वाला कोई शैतान और जिद्दी बच्चा है। लेकिन इसी जिद्दी और शैतान बच्चे ने ही तो उसे अपना टैलेंट दिखाने का एक मौका दिया था, इसलिए वो चाह कर भी उसे इग्नोर नहीं कर सकती थी। सोनल ने अपने कदम गाड़ी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लेट्स गो, तो मुझे लंच के लिए लेकर जाने वाले थे ना? करण ने उसके साथ साथ चलते हुए पूछा।
किससे बात कर रही थी तुम? अपनी फैमिली से? यार तुम बस मेरे साथ लंच करने जा रही हो, इसके लिए भी तुम्हें परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है। तुम अब कोई छोटी बच्ची नहीं हो, अपने डिसीजन तुम्हें खुद लेने का हक है। ऑफ कोर्स सुनील ने सिद्धार्थ को कॉल करके उसकी परमिशन ली थी, लेकिन फिर भी उसे करण की ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने इरिटेट होकर उसे एक फेक स्माइल देते हुए कहा, करण तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि तुम बहुत ज्यादा बोलते हो? करण ने आगे बढ़कर सुनील के कंधों पर अपना हाथ रखते हुए जवाब दिया, नहीं तुम पहली लड़की हो जिसने मुझे ऐसा कहा है। इतना कहकर उसने भी सुनील को सेम स्माइल दे दी। बाय द वे तुमने अब तक बताया नहीं कि तुम्हें आज क्या खाना है? आफ्टर ऑल आज तुम्हें मैं ट्रीट देने वाला हूं। सुनील ने कसकर अपनी आंखें बंद करते हुए गहरी सांस ली और करण का हाथ अपने कंधे पर हटा दिया। तुम थोड़ी दूर रहकर बात नहीं कर सकते क्या? उसने बुरा सा मुंह बनाते हुए अपने हाथ पॉकेट्स में डाल लिए और फिर उससे पूछा, ओके लेकिन तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आज का दिन मेरे लिए बहुत बहुत स्पेशल है, तो आज सब कुछ तुम्हारी पसंद का होना चाहिए ना। सुनील की समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या जवाब दे। हाँ ये सच था कि आज का दिन सुनील के लिए भी बेहद खास था, क्योंकि आज उसने एज अ फैशन डिजाइनर अपनी लाइफ का पहला प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया था। लेकिन इस बात की जितनी खुशी सुनील को थी ना, उससे कहीं ज्यादा खुशी इस वक्त करण को हो रही थी। जो तुम चाहो, तुम्हारी ट्रीट है तो मेन्यू भी तुम्हारा ही होना चाहिए। रियली? करण ने एकदम से खुश होते हुए उसकी तरफ देखा, फिर कुछ सोचने के बाद उसने कहा, ओके आज चिकन बिरयानी ट्राई करते हैं, तुम्हारे फ्यूचर करियर की तरह एकदम हॉट एंड स्पाइसी, और साथ में बिल्कुल तुम्हारी तरह स्वीट सी बादाम की खीर। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। कहते हुए करण ने सुनील के लिए गाड़ी का डोर ओपन कर दिया। करण सुनील को लेकर एक बार फिर से उसी रेस्टोरेंट में आया था जिसमें वो 2 दिन पहले डिनर के लिए आए थे। इस बार भी उसने सेम प्राइवेट रूम बुक किया था। वहां पहुंचते ही सुनील को सिद्धार्थ की बात याद आ गई। उसने फौरन अपना फोन निकाला और सिद्धार्थ को अपनी लोकेशन सेंड कर दी। इसके कुछ देर बाद 2-3 बड़ी-बड़ी गाड़ियां आकर उस रेस्टोरेंट के सामने रुकी और उनमें से दर्जन भर लोग निकलकर रेस्टोरेंट के अंदर चले आए। उन सब ने कॉर्पोरेट सूट पहन रखे थे। उन्हें देखकर ही पता लग रहा था कि वो किसी बहुत बड़ी बिजनेस मीटिंग के लिए यहाँ आए थे। वहां के मैनेजर को जैसे ही उन लोगों के आने की खबर मिली, वो तुरंत दौड़ता हुआ बाहर लॉबी में आ गया। हाउ कैन आई हेल्प यू सर? उसने आते ही उन लोगों से पूछा। हमने अभी कुछ देर पहले यहाँ एक सी फेसिंग प्राइवेट रूम बुक किया था, दैट्स व्हाई वी आर हियर। उनमें से एक लड़के ने खड़े होते हुए जवाब दिया, श्योर सर प्लीज कम दिस वे। कहते हुए मैनेजर उन्हें रास्ता दिखाते हुए आगे चलने लगा। दूसरी तरफ करण और सुनील ने खाना ऑर्डर किया और वेट करने लगे। जैसे ही खाना आया, करण ने खुद सुनील के लिए प्लेट में खाना सर्व करते हुए कहा, ये लो और अच्छे से खाओ, कितनी कमजोर हो गई हो तुम, अच्छा काम करने के लिए बॉडी में ताकत भी होनी चाहिए। करण एकदम किसी दादी माँ की तरह बिहेव कर रहा था कि देखकर सुनील को हंसी आ रही थी। उसने अपनी प्लेट ले ली और खाना खाने लगी। करण ने साइड में रखा जूस का ग्लास उठा लिया और बोला, क्यों भाई वैसे तो मैं वाइन ऑर्डर करके तुम्हारे स्पेशल डे को सेलिब्रेट करना चाहता था, लेकिन मुझे पता है कि तुम ड्रिंक नहीं करती, सो वाइन ना सही जूस ही सही। उसने सुनील के ग्लास से अपना ग्लास टच करते हुए एक स्माइल के साथ कहा, कांग्रेचुलेशंस क्यूटी भाई, चीयर्स। थैंक यू। सुनील ने जूस पीते हुए कहा, करण मैं सच में तुम्हें दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ कि तुमने मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी। आई एम सो लकी कि मुझे तुम मिल गए, वरना मुझे इस जगह पर पहुंचने में न जाने कितने साल लग जाते। ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से पॉसिबल हो पाया है। इतनी फॉर्मल क्यों हो रहे हो? लकी तो मैं हूं जो मुझे तुम मिल गए, और वैसे भी मैंने तो सिर्फ मौका दिया है, लेकिन टैलेंट तो तुम्हारा अपना है ना। और वो भी ऐसा नहीं, एकदम 24 कैरेट गोल्ड जैसा टैलेंट है तुम्हारा। अगर मैं नोटिस नहीं भी करता ना तो कोई ना कोई जरूर कर लेता। तुम सिर्फ नाम की नहीं बल्कि सचमुच की सुना हो, समझी क्यों भाई? करण ने खाना खाते हुए जवाब दिया, बाय द वे तुमने सचमुच बहुत अच्छा सूट डिजाइन किया है मेरे लिए, इट्स अमेजिंग, थैंक यू। सुनील ने अपना सिर झुकाते हुए जवाब दिया। एक्चुअली आज से पहले किसी ने कभी उसकी इतनी तारीफ नहीं की थी, सो उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। हेलो, अब तुम प्लीज ऐसे रिएक्ट करना बंद करोगी? वी आर फ्रेंड्स राइट? और फ्रेंडशिप में नो सॉरी नो थैंक यू। करण ने अब एकदम सीरियस होते हुए कहा। उसकी बात सुनकर सुनील के चेहरे पर भी एक स्माइल आ गई थी। हाँ ठीक था कि उसके सामने बैठा ये सुपरस्टार थोड़ा इरिटेटिंग था। उसके बार-बार मना करने के बावजूद वो हमेशा ऐसी हरकतें करता रहता था जिससे सुनील को गुस्सा आता था, लेकिन इन सबके बावजूद वो जानती थी कि करण दिल का बुरा नहीं था। बाय द वे तुमने एक्जैक्टली वैसा ही सूट डिजाइन किया है जैसा मुझे चाहिए था। एक पल को तो मुझे ऐसा लगा कि तुम मेरा माइंड रीड तो नहीं कर सकती हो ना। करण ने हंसते हुए कहा। सुनील ने एक बार उसकी तरफ देखा और फिर बोली, वो एक्चुअली तुम्हारी ड्रेस डिजाइन करने से पहले मैंने इंटरनेट पर तुम्हारे बारे में काफी रिसर्च की थी, जिसमें मुझे तुम्हारे बारे में काफी कुछ पता चला। बस इन्हीं फैक्टर्स के सहारे मैंने तुम्हारी ड्रेस डिजाइन कर दी। करण ने एक बार उसकी तरफ गौर से देखा और फिर एक शरारत से भरी मुस्कान उसके होंठों पर तैर गई। वैसे क्यों भाई तुमने इंटरनेट पर मेरे बारे में रिसर्च की, मतलब तुमने मेरे बहुत सारे फोटोग्राफ्स भी देखे होंगे। सो मेरी फोटोज देखकर कहीं तुम्हें ये तो नहीं लगा कि क्या? सुनील ने हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। यही कि मैं बहुत हैंडसम हूँ? करण ने अपनी एक आंख दबाते हुए अपनी अधूरी बात पूरी की। सुनील को एक बार फिर से उसके ऊपर गुस्सा आ रहा था। उसने एक फेक स्माइल के साथ उसे देखते हुए कहा, हा क्यों नहीं, बहुत बहुत हैंडसम हो तुम, इतने ज्यादा कि मैं तो एकदम से पागल हो गई थी तुम्हारी पिक्चर्स देखकर। अब खुश? करण को उसका रिएक्शन देखकर तेज हंसी आ रही थी। बहुत बहुत खुश, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट क्यूटी भाई। फिर उसने सुनील की प्लेट की तरफ देखते हुए कहा, ये क्या क्यूटी भाई, तुमने अब तक कुछ खाया ही नहीं है, कितनी बातें करती हो तुम, खाना खाते वक्त बातें नहीं करनी चाहिए, ठीक है? इतना भी नहीं पता है तुम्हें, चलो अब जल्दी से खाना खत्म करो। सुनील का मन हो रहा था कि अभी उठकर करण का गला दबा दे। वो बातें कर रही थी, अरे करण के सामने कोई और कुछ बोल भी सकता है क्या? कब से तो वो खुद ही उसे अपनी बातों में लगाए हुए था, लेकिन वो जानती थी इस बात के लिए उससे बहस करने का कोई फायदा नहीं है, सो चुपचाप वो खाना खाने लगी। करण चुपचाप उसे खाना खाते हुए देख रहा था। जब उसने अपना पूरा खाना खत्म कर लिया तो उसने पूछा, तुम्हें कुछ और चाहिए? नहीं बस बहुत हो गया, कहते हुए सुनील ने पानी का ग्लास उठा लिया। ओके कहते हुए करण ने कॉलिंग बटन प्रेस किया। तुरंत रूम का डोर ओपन हुआ और एक वेटर अंदर आ गया। करण ने एक बार उसके खाली हाथों की तरफ देखा और थोड़ी हैरानी से पूछा, मैंने तुमसे कुछ लाने को कहा था, वो कहाँ है? वेटर ने थोड़ी लाचारी से उसकी तरफ देखते हुए जवाब दिया, आई एम सॉरी सर बट अब तक उसकी डिलीवरी नहीं हुई है। करण ने एक बार परेशानी से अपनी रिस्पॉन्स पर नजर डाली और फिर बोला, अरे अब तक तो आ जाना चाहिए था, इतनी देर क्यों हो रही है? वेटर ने भी उसे परेशानी के साथ जवाब दिया, आई एम नॉट श्योर सर, मे बी ट्रैफिक की वजह से देर हो रही होगी, क्या आप थोड़ी देर और वेट कर सकते हैं? उसे जवाब देने की बजाय करण ने सुनील की तरफ देखते हुए पूछा, अब तुम्हें देर तो नहीं हो रही है ना क्यूटी भाई? सुनील ने भी अपनी रिस्पॉन्स पर एक नजर डाली। शाम के 5 बज चुके थे। सॉरी करण पर अब मुझे देर हो रही है। सुनील का जवाब सुनकर करण के चेहरे पर मायूसी छा गई थी। ठीक है मैं तुम्हें ज्यादा वेट नहीं कराऊंगा। इतना कहकर वो वापस वेटर की तरफ पलटते हुए बोला, आप बिल दे दीजिए प्लीज। हाँ इतना कहकर उसने अपना वॉलेट निकाला ही था कि कमरे में एक तेज आवाज गूंजी, तुम्हें पे करने की कोई जरूरत नहीं है, आज की ट्रीट मेरी तरफ से थी, इसलिए बिल भी मैं पे करूंगा। आवाज सुनकर सुनील दरवाजे की तरफ नजर डाली। वहां सिद्धार्थ को खड़े देखकर सुनील जितनी खुश थी ना, उससे कहीं ज्यादा सरप्राइज भी थी। इतनी जल्दी वो यहाँ कैसे आ गया? उसने तो सुनील को कॉल पर कहा था कि उसे एक इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग में जाना है। सिद्धार्थ की आवाज सुनकर करण भी चौंक गया था।
कार्ड निकालते हुए उसके हाथ भी रुक गए थे। उसने जब दरवाजे पर सिद्धार्थ को खड़ा देखा तो उसने चौंकते हुए कहा, हे ब्रदर, सुनील, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारा कजन यहाँ आने वाला है। करण बहुत अच्छी तरह जानता था कि सिद्धार्थ सुनील का हस्बैंड है, लेकिन इसके बावजूद उसने जानबूझकर सिद्धार्थ को परेशान करने के लिए कजन वर्ड पर जोर दिया था। लेकिन सिद्धार्थ ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। उसने अपने वॉलेट में से नोटों की एक गड्डी निकाली और वेटर के हाथ में रखते हुए बोला, बाकी तुम्हारी टिप है, रख लो। वेटर ने एक बार अपने हाथ में पकड़े नोटों की तरफ देखा और खुशी और हैरानी से उसका मुंह खुला का खुला रह गया। इतनी बड़ी रकम सिद्धार्थ ने उसे ऐसे ही टिप में दे दी थी। उसने सिद्धार्थ को थैंक यू बोला और तेजी से रूम से बाहर निकल गया। तेज कदमों से चलते हुए सिद्धार्थ रूम के अंदर आ गया और सुनील के करीब आते हुए उसने पूछा, तुम ठीक हो? खाना ठीक से खाया ना? सुनील भी अपनी जगह से उठकर उसके पास आ गई थी। उसने हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए पूछा, पर सिद्धार्थ यहाँ क्या कर रहे हो? तुम भी यहाँ लंच के लिए आए हो? सिद्धार्थ ने एक स्माइल के साथ उसे जवाब दिया और अपना हाथ बढ़ाकर उसके होंठों पर लगे ग्रीस को साफ करने लगा। सो अब हम घर चल सकते हैं? सुनील को अभी ये सब थोड़ा अजीब लग रहा था। वो शक भरी नजरों से सिद्धार्थ की आंखों में देख रही थी, मानो आंखों ही आंखों में उससे पूछ रही हो कि क्या सच में वो यहाँ लंच के लिए आया था या फिर कोई और बात है। ऑफ कोर्स उसके लिए सिद्धार्थ की बातों पर यकीन करना मुश्किल था। सिद्धार्थ ने उसे अपनी लोकेशन भेजने को कहा था और उसके कुछ ही देर बाद वो यहाँ इसी रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए भी आ गया। क्या ये महज इत्तेफाक हो सकता है? लेकिन तुमने लंच किया? सुनील ने अपने सवालों को अपने दिल में दबाते हुए उससे पूछा। मैंने भी लंच कर लिया, सिद्धार्थ ने प्यार से उसकी तरफ देखते हुए जवाब दिया। लेकिन इन सबसे करण पूरी तरह चिढ़ रहा था। आज वो यहाँ सुनील को खुद ट्रीट देना चाहता था, लेकिन एक बार फिर से सिद्धार्थ ने बीच में अपनी टांग अड़ा दी थी। उसने नाराजगी से सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए पूछा, हे ब्रदर, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? सिद्धार्थ ने अब फाइनली एक स्माइल के साथ करण की तरफ देखा। ओह मिस्टर करण आहूजा, थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वाइफ के टैलेंट को नोटिस किया और उसे इस दुनिया के सामने आने का चांस दिया। इसके लिए मैं सचमुच आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसी खुशी में आज की ट्रीट मेरी तरफ से थी आपके लिए। सिद्धार्थ ने भी जानबूझकर वाइफ वर्ड पर कुछ ज्यादा ही जोर दिया था। सुनील उसके वर्ड सुनकर एकदम से शॉक रह गई थी। उसने एक बार सिद्धार्थ की तरफ देखा, कहीं उसने मजाक नहीं या गलती से तो ये बात नहीं कह रही थी। लेकिन सिद्धार्थ इस वक्त एकदम सीरियस नजर आ रहा था। ये फर्स्ट टाइम था जब सिद्धार्थ ने उसे किसी के सामने अपनी वाइफ के रूप में इंट्रोड्यूस करवाया था। यहाँ तक कि नलिनी और पायल के सामने भी उसने सोनू को अपनी गर्लफ्रेंड ही कहा था। लेकिन आज पहली बार उसने करण के सामने सोनू को अपनी वाइफ कहा था। हालांकि शादी के टाइम पर ही उसने सिद्धार्थ के सामने क्लियर कर दिया था कि वो किसी के भी सामने उन दोनों की इस शादी का जिक्र नहीं करेगा। लेकिन इसके बावजूद आज उसे इस बात का बुरा नहीं लग रहा था। इनफैक्ट जब सिद्धार्थ ने उसे अपनी वाइफ कहा ना, तो उसका दिल एकदम जोर से धड़कने लगा था। उसे इस वक्त इतनी खुशी हो रही थी कि उसका मन वहीं नाचने का हो रहा था। दूसरी तरफ सिद्धार्थ के वर्ड सुनकर गुस्से में करण की मुट्ठियां कस गई थी। सिद्धार्थ के इस एक वर्ड ने करण के लिए अब उसके सामने और कुछ भी बोलने का ऑप्शन ही बाकी नहीं छोड़ा था। सिद्धार्थ ने एक विक्ट्री स्माइल के साथ उसके चेहरे पर नजर डाली। सुनील ने जब करण को चुप देखा तो उसे लगा शायद उसकी शादी के बारे में जानकर करण को शॉक लगा है। वैसे सुनील की नजर में करण का शॉक होना सही भी था। आखिर सुनील ने खुद उसके सामने सिद्धार्थ को अपना कजन कहकर पुकारा था और अब अचानक उसके सामने ये सच आ रहा था कि वो उसका हस्बैंड है। उसने थोड़ी अफसोस के साथ करण की तरफ देखते हुए कहा, आई एम रियली सॉरी करण कि मैंने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया। मैंने उसे मजाक में सिद्धार्थ को अपना कजन कह दिया था। एक्चुअली सिद्धार्थ मेरा हस्बैंड है, तो प्लीज तुम आगे से ना उसे मेरा कजन मत कहना। करण को ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल हजारों टुकड़ों में टूटकर बिखर गया हो। क्यों भाई, इट्स ओके अगर वो तुम्हारा हस्बैंड है, बट एटलीस्ट फ्रेंड होने के नाते ही सही तुम मुझे सपोर्ट तो कर सकती थी ना। मैं तुम्हें आज यहाँ ट्रीट के लिए लेकर आया था, लेकिन इसने मुझे वो भी नहीं करने दिया। करण ने अपसेट होते हुए कहा। सुनील की समझ में ही नहीं आया कि वो उसे इस बात का क्या जवाब दे। उसे चुप देखकर सिद्धार्थ के चेहरे की स्माइल और गहरी हो गई। उसने करण को एक वार्निंग लुक दी थी, मानो आंखों ही आंखों में उसे सुनील से दूर रहने की हिदायत दे रहा हो। उसने सुनील का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, लेट्स गो होम। ओके कहते हुए सुनील ने एक बार करण की तरफ देखा और बोली, ओके करण, मुझे अब घर जाना चाहिए, मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। हाँ, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। सिद्धार्थ उसके हाथ में अपना हाथ डाली रूम के दरवाजे तक आ गया था, लेकिन फिर अचानक उसने रुकते हुए सुनील के चेहरे पर एक नजर डाली और बोला, स्वीटहार्ट, आई थिंक तुमने अभी जो करण से कहा वो सही नहीं है। सुनील ने चौंकते हुए उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। मैं समझाता हूँ। कहते हुए सिद्धार्थ ने पीछे मुड़कर करण के ऊपर एक नजर डाली और बोला, तुम्हें इनसे कहना चाहिए था कि तुम अब इनसे फिर कभी नहीं मिलोगी। इतना कहकर सिद्धार्थ ने सुनील का हाथ पकड़ा और उसे लेकर तेजी से वहां से बाहर निकल गया। गुस्से के कारण करण का पूरा चेहरा लाल हो गया था। उसने टेबल पर अपना हाथ दे मारा। ऑफ कोर्स सिद्धार्थ ने अभी जो भी उससे कहा था उसका मतलब वो अच्छी तरह समझ चुका था। उसने सुनील को अपनी ड्रेस डिजाइन करने का काम दिया था जिसे सुनील ऑलरेडी पूरा भी कर चुकी थी। सो अब उसे सुनील से मिलने की कोई जरूरत ही नहीं थी। लेकिन करण इतनी आसानी से हार कहाँ मानने वाला था। गुस्से से भरे उसके चेहरे पर अचानक अब एक हंसी फैलने लगी थी। सिद्धार्थ रॉय कपूर, तुम्हें क्या लगता है तुम जीत गए? ना, इतनी आसानी से नहीं जीतने दूंगा मैं तुम्हें। सुनील से तुम्हें मिलकर ही रहूंगा और तुम मुझे कभी नहीं रोक पाओगे।